हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला आर्टिकल हमें स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, इस सभी चीजों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम फ्लो होने वाला चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी जाती है I इज इक्वल टू dq बाई dt से, और इसकी एवरेज वैल्यू लिखी जाती है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन से। तो इस तरह से हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम फ्लो होने वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट क्या होती है, अगर हम यहाँ से देखेंगे कूलम पर सेकंड, जो कि एम्पियर के बराबर होती है। तो कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। फिर हम बात करते हैं इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, या हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है। या हम ये भी बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में होता है। फिर हम बात करते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है किसी भी मीडियम से करंट के फ्लो होने के लिए। देखिए, करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। अगर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, तो फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि उन फ्री चार्ज कैरियर्स पर कंटिन्यूसली फोर्स लगे। इसके लिए हम एक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करे। इसलिए हम किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पर कंटिन्यूसली फोर्स लगता है, जिससे इन चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग होती है, उससे करंट फ्लो होती है। यहाँ पर आप देखिए कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, वो है कि अ वेरिएबल करंट I इक्वल टू 2t प्लस 4 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग कंडक्टर। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। तो जैसा कि हमारा जो पहला फॉर्मूला है उससे हम बात कर सकते हैं I इक्वल टू dq बाई dt से। dq इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I dt। तो हमने यहाँ लिखा I इक्वल टू dq बाई dt और dq इक्वल टू हो जाएगा I dt। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरफ हमें टोटल चार्ज फ्लो मिलेगा, और I की वैल्यू जो हमें गिवन थी 2t प्लस 4 हमने यहाँ पुट कर दी। तो हमें अल्टीमेटली Q की वैल्यू निकालनी है I dt से। इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 से t, तो Q की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो 2t प्लस 4 dt, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 सेकंड तक। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t dt का इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली t स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से 4 dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 4t, 4 को हम बाहर ले लेंगे और फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स होंगे हमारे 0 से 2 सेकंड, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज हमसे पूछा है। तो 0 से 2 सेकंड तक इसको इंटीग्रेट किया, 0 से 2 सेकंड इसको इंटीग्रेट किया। इसको सॉल्व करने पे जो हमें रिजल्ट मिला वो है 12 कूलम। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है तो पहले 2 सेकंड के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होगा किसी भी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन से, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 12 कूलम, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फ्री चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम से फ्लो होने वाले करंट के अंदर किस किस तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, करंट फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर्स के अंदर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स जो कि आपके 12th के अंदर लास्ट चैप्टर है डिटेल में, आप उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं जो करंट फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। आप जानते हैं होल्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। गैसेस मीडियम के अंदर क्या होता है, देखिए गैसेस जनरली तो इंसुलेटर्स होते हैं, पर जब हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो गैसेस का आयनाइजेशन हो जाता है और उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होती है। तो गैसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनका आयनाइजेशन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन गैसेस मीडियम। अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज आयंस। तो उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह से करंट फ्लो होती है। तो अलग अलग मीडियम्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखिए करंट डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट एरिया, सॉरी किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट एरिया फ्लो होने वाली करंट ही क्या होती है, करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जैसा कि मैंने यहाँ कंडक्टर दिखा रखा है, कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। तो कंडक्टर का जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है, देखिए मान लेते हैं कि पूरे के पूरे
इस एरिया क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही थी। तो एक स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो फ्लो होने वाली करंट डी आई है और स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आप सब जानते हो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी से फ्लो होने वाली करंट अगर डी आई है तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे डी आई अपॉन डी। मान लो हमसे कहा जाता है कि जो एरिया है वो करंट के परपेंडिकुलर ना हो। इफ सरफेस एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट देन व्हाट हैपन। सपोज यहाँ आप देखिए हमने एरिया को किसी एंगल से इंक्लाइन किया हुआ है, तो जैसे ये एरिया वेक्टर था, अब ये एरिया वेक्टर इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर बच्चों इधर आएगा और करंट इधर आएगी। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, करंट के अलोंग जो एरिया वेक्टर आएगा वो डी ए कॉस थीटा होगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, और इसको रीअरेंज करने के बाद मिलेगा डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, राइट। अगर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ नेट करंट बनेगी, और यहाँ क्या बनेगी बच्चे लोग, हमें जो जे डी ए कॉस थीटा है, आप जानते हो कि ये भी एक वेक्टर है, डी ए भी एक वेक्टर है, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ जे डॉट डी ए। तो इस तरह से अगर कहीं पे भी हमें दे दिया जाए कोई प्रॉब्लम, करंट डेंसिटी दे दी जाए, आपको वेरिएबल करंट डेंसिटी दे दी जाए, उस सिचुएशन में फ्लो होने वाली करंट पूछा जाए, तो इस तरह से इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स की भी हम बात कर लेंगे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या मैं कह सकता हूँ करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ही होता है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद द एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बनेगी। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज है करंट डेंसिटी की। इससे रिलेटेड एक आध दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या करंट से रिलेटेड, करंट डेंसिटी से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक दो सिंपल एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल है करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन J equals to 2 into 10 to the power 4 J cap ampere per meter square. Find out the rate of charge flow. We know what is the rate of charge flow. Rate of charge flow is electric current. हमसे electric current पूछा है. Find out the rate of charge flow through the cross section area 2I cap plus 3J cap centimeter square. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होती है, तो हम यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे I इक्वल टू J डॉट ए। J की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 4 J cap dot 2I cap into 10 to the power 2I cap plus 3J cap into 10 to the power minus 4। ये 10 to the power minus 4 हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था एरिया, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो J डॉट आई बच्चों 0 मिलता है, और जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 मिलेगा। तो मुझे सिर्फ इस पैरामीटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 2 into 10 to the power 4 into 3 into 10 to the power minus 4। तो जब इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 to the power 4 है, ये 10 to the power minus 4 है, तो ये तो 1 बन जाएगा, और 2 और 3 मिलकर 6 बनेगा, 2 into 3 6 बनेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा हमारा, दैट आंसर इज व्हाट 6 एम्पियर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Second question है what will be the number of electrons passing through the wire in 1 minute if 8 ampere is current passing through it। किसी भी वायर से अगर 8 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो उस वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कितने पास, या 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें पता है करंट की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। टोटल चार्ज ऑफ फ्लो क्यू है, टोटल टाइम टेकन टी मैंने ले लिया। हमने इलेक्ट्रिक के अंदर पढ़ा था लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने एक रिलेशन निकाला था Q इक्वल टू एन। हम अब यूज कर रहे हैं Q इक्वल टू एन, तो Q की जगह हमने एन ई पुट किया तो एन ई अपॉन टी हो जाएगा, और इसको रीअरेंज के जब मैं करूंगा तो I इक्वल टू एन ई अपॉन टी से मुझे एन की वैल्यू आई टी अपॉन ई मिल जाएगी। आई की वैल्यू 8 into 10 to the power 8 गिवन थी, और टाइम मुझे 1 मिनट गिवन था, 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। फिर मैंने इसको डिवाइड किया 1.6 into 10 to the power minus 19 से, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। आफ्टर सॉल्विंग इट विल गिव 3 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर 1 मिनट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे कैलकुलेट करने हैं ऐसे वायर से जिस वायर से 8 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो किसी भी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा 3 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के, दैट इज व्हाट थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर लॉट ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल होता है,
किसी भी कंडक्टर के अंदर 10⁻28 से 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं हम लोग। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते रहते हैं मेटल के अंदर एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, जिसको अपन ब्राउनियन मोशन या जिगजैग टाइप मोशन भी बोलते हैं। तो वो जब जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं या ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं तब उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं थर्मल स्पीड। तो जैसा कि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ा होगा कि जहाँ कहीं भी रैंडम मोशन एग्जिस्ट करता है वहाँ किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टी टेम्परेचर पर 3/2 kT होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी 3/2 kT ही होगी। तो हमने यहाँ लिखा काइनेटिक एनर्जी इन कंडक्टर एट द टेम्परेचर T। इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो T टेम्परेचर पर होगी 3/2 kT एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और v को हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा √3 kT/m। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी रूम टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा हूँ जो 9.1 इंटू 10⁻31 की। सारे पैरामीटर्स नॉन है हमारे लिए। के की वैल्यू मैंने पुट की, रूम टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जो कि 300 केल्विन के बराबर होगा, हमने उसकी वैल्यू पुट की। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की। आफ्टर सॉल्विंग इट विल गिव्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उनकी स्पीड जो होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। इसको रैंडम स्पीड या थर्मल स्पीड बोलते हैं। पैरामीटर को आप डायरेक्टली याद रखें, रैंडम स्पीड और थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज 10⁵ मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच में अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, सपोज ये कंडक्टर है, इसके टर्मिनल्स के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट स्पीड वो स्पीड होती है जिसकी वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन था, जो भी पैटर्न हमने यहाँ बनाया था थर्मल स्पीड के अंदर, ये सारा का सारा पैटर्न शिफ्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि ये कंडक्टर ए बी है मेरे पास, जिसके टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो हम क्या देख पाते हैं कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से पाथ बनाया है ये कोई रैंडम पाथ था बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब ए से बी की तरफ होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बी से ए की तरफ एक फोर्स लगेगा। हमको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो वो जो फोर्स लगेगा वो बी से ए की तरफ लगेगा, इसकी वजह से सारा का सारा पैटर्न इस तरफ शिफ्ट होगा। जिस स्पीड से ये पैटर्न इधर शिफ्ट होता है उस स्पीड को ही अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं बेसिकली। तो अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू टोटल चार्ज और डेल्टा टी टोटल टाइम टेकन है। टोटल चार्ज मैंने क्यू लिया और टोटल टाइम टेकन मैंने टी लिया। मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है बच्चों, उस कंडक्टर की लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसका वॉल्यूम बनेगा ए इंटू एल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें गिवन है एन, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना तो वो कितना मिलेगा, वो मुझे मिलेगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन और वॉल्यूम एल हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे एन ए एल। तो मैंने यहाँ लिखा एन ए एल, एल इज द वॉल्यूम, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दिस विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिलेगा जो क्यू की वैल्यू मिली एन ए एल इंटू वी और टाइम टेकन टी था। मान लो ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल के आते हैं टी टाइम के अंदर, तो हमारे पास लेंथ इसके अगर एल है तो एल अपॉन टी बन जाएगी ड्रिफ्ट स्पीड। तो एल अपॉन टी की जगह मैंने ड्रिफ्ट स्पीड पुट कर दिया और ये मिल मुझे एन ए ई वी डी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी याद रखें। तो करंट के जो हमें फॉर्मूला मिला वो मिला एन ए ई वी डी। ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए नॉन है, एन क्या है, ए ई सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहीं से हमें वीडी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो यानी ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं आई अपॉन एन ए ई कर दूंगा। तो ये इक्वेशन मैंने 1 नाम दिए। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू क्या मिली, आई अपॉन एन ए ई। फिर से हम बात करते हैं, अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो क्योंकि ये करंट मुझे मिली है और इस करंट की वैल्यू है एन ए ई वी डी। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। तो जब मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, एन ई वी डी मुझे मिलेगी करंट डेंसिटी। फिर हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड वी डी तो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट स्पीड 0 थी। अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है
तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन आएगा वो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम आएगा। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 से मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके डायरेक्टली एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सपेंडेड होती है, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये एक्सेलरेशन आया और ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो इज द रिलैक्सेशन टाइम, ये वो टाइम इंटरवल होता है जिसके अंदर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज वैल्यू टाइम की, तो यहाँ इस फॉर्मूले को आप चाहे तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मिलेगी मुझे क्या, ई अपॉन एम इंटू टो। यहाँ भी ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मुझे आई अपॉन एन ई मिलती। इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वलिटी में लेके आऊंगा, और इसको इक्वलिटी में लेने के आने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए ई टो अपॉन एम जो मैंने यहाँ से लिखा, और ये आई अपॉन एन ए यहाँ मैंने पुट कर दिया। फिर आप जानते हो कि आई अपॉन ए करंट डेंसिटी होती है, तो करंट डेंसिटी अपॉन एन ई पुट कर दिया। फिर यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू जे। इस पूरे पैरामीटर को मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, रो से डिनोट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा ई इक्वल टू रो जे। ये जो रिलेशन आया, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रो को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो रो एक कांस्टेंट था जिसको मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन मिल जाता है, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। फिर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से मिली वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो मिला, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, यहाँ सिग्मा है कंडक्टिविटी। इन पैरामीटर्स का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा होता है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? तो यहाँ से मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये मिलता है, आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखें, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आप देखें क्योंकि हमें रिलेशन मिल चुका है रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, तो यहाँ रो की वैल्यू 1 बाय सिग्मा पुट करूंगा, सिग्मा ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ दूसरी फॉर्म में मिल गया जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये फॉर्म भी आप याद रखें माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ की, जे इक्वल टू सिग्मा ई। आप जानते हैं जे करंट डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है रिलेटेड टू करंट, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन की, करंट डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद अलावा रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कैसे आता है, उन सब चीजों की वैल्यू है। इनको आप मेमोराइज करें और अपने दिमाग में रखें, इस पर कुछ छोटे छोटे सवाल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर फिजिकल कंडीशन किसी भी कंडक्टर की कांस्टेंट रहती है, फिजिकल कंडीशन का मतलब हुआ टेम्परेचर, लेंथ एक्सेट्रा, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट बनी होती है, तो करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा करंट, हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज किया है, और आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। आर जो होता है इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस एंड इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पैरामीटर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो V इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, ए लेंथ ऑफ द वायर होती है, कंडक्टर होती है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती फॉर गिवन मटेरियल। फिर हम देखेंगे कि जैसा कि ओम्स लॉ बोल रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, यहाँ से ये देखिए परपेंडिकुलर ले लेंगे और ये बेस ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा V और बेस हो जाएगा I। तो अगर मैं V अपॉन I की वैल्यू निकालूंगा तो वो रेजिस्टेंस के बराबर मिलेगी, मतलब ये जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के बराबर मिलेगा। इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप है टेन थीटा की वैल्यू वो कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। इस फॉर्मूले में जो लेंथ ली जाती है, लेंथ, वो लेंथ ये है, एरिया उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है, और सॉरी रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसमें। तो यहाँ एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, उस एग्जांपल में देखते हैं कि इस कंडक्टर की जो डायमेंशंस हमें गिवन है उस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। देखिए ए और बी, आप पहले इसकी डायमेंशन एक बार समझ लीजिए। ये लेंथ एल है, ये वाली साइड ए है, और ये साइड हमने बी दी है। तो आप देखेंगे जो मैंने शेडेड एरिया बना रखा है वो एरिया ए इंटू बी होगा। क्लियर?
अगर मैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ बच्चों, तो करंट ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ फ्लो होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर लेंथ लेनी होती है। तो अपन ने जैसे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है, तो आर ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, लेंथ लेनी है ए बी के अलोंग, तो अपन ने ए लिख दिया, और एरिया लेना है उसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया बनेगा वो ये शेडेड एरिया होगा, इसकी वजह होगी ए इंटू बी। तो अगर आप ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी, ठीक। फिर हम बात करते हैं अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता सी और डी के बीच में, तो सी और डी के अलोंग जो लेंथ आ रही है बच्चों वो बी है, क्या है वो बी, और उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आ रहा है वो ये शेडेड एरिया बनेगा, ये वाला एरिया। तो इस एरिया की वैल्यू क्या बनेगी ये बताइए मुझे, अगर लेंथ ये है तो इस एरिया की जो वैल्यू बनेगी वो ये ए इंटू एल, तो एरिया बनेगा ए इंटू एल। तो इस डायरेक्शन में सी डी के अलोंग जो लेंथ है वो बी है, तो क्या लिखूंगा रो बी, और एरिया क्या बनेगा ए इंटू एल, राइट। इसी तरह से अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है ई और एफ के बीच में, तो इस बार जो लेंथ बनेगी वो ए बनेगी, अलोंग दी ई एफ जो लेंथ आएगी वो ए आएगी, और उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा, ये फ्रंट वाला जो एरिया है वो परपेंडिकुलर एरिया बनेगा, और फ्रंट वाला एरिया की वैल्यू क्या बनेगी बी इंटू एल। तो आप देखेंगे कि ई और एफ के बीच का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, रो इंटू ए अपॉन बी इंटू एल। याद रहे लेंथ अलोंग द करंट लेनी होगी और एरिया उसके परपेंडिकुलर लेना होगा। इस तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, यानी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसके लिए फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिमिलरली रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ जो पैरामीटर्स है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर जो है वो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, आर नॉट इज रेजिस्टेंस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड अल्फा इज व्हाट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ये 1 है तो अल्फा डेल्टा टी की यूनिट भी यूनिटलेस होगी, इसलिए अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमें पता है इसकी यूनिट जो है वो डिग्री है, तो फिर इसकी यूनिट डिग्री इनवर्स होनी चाहिए। तो अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा लोग, डिग्री इनवर्स, ठीक है। और ये फॉर्मूले हैं, इस पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज करें और डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। बस ये बात ध्यान रखनी है कौन कौन से पैरामीटर्स किस किस को डिनोट करते हैं। आर किसी भी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस है, आर नॉट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ समझे, रेजिस्टेंस वायर ऑफ द लेंथ एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यानी कोई भी मेरे पास अगर वायर इसकी लेंथ l है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ r नॉट है। जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ के n टाइम्स हो गई इनिशियल लेंथ का, तब हमें बताना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमें इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट हमने मेंशन किया है, इसकी वैल्यू रो एल अपॉन ए है। अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ इस तरह से कि इसकी लेंथ n टाइम्स हो जाती है, तो मुझे पता है कि जब मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ गई है तो डेफिनेटली उसका जो एरिया है वो a बाई n हो जाएगा। तो जो नया इसका एरिया है a दैट बिकम्स a बाई n। इन दिस सिचुएशन द रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज व्हाट, रो न्यू लेंथ अपॉन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो न्यू लेंथ है n इंटू एल और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a बाई n है, n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n स्क्वायर बन जाएगा। तो रिलेशन हमें मिला n स्क्वायर रो एल बाई ए, दिस रो एल बाई ए वॉज आर नॉट। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, r इज इक्वल टू n स्क्वायर आर नॉट, राइट। तो एक फॉर्मूला मिला। उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप देख लीजिए। हमसे कहा जाएगा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर उसको मैं इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ कि उसकी लेंथ में डबल कर देता हूँ, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर मैं लेंथ डबल कर रहा हूँ बच्चों, तो n की वैल्यू हम डबल कर रहे हैं यानी 2 कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर देंगे। ये हमें 10 ओम गिवन है, यहाँ हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो 4 इंटू 10 40, यानी उसका नया रेजिस्टेंस जो है वो 40 ओम होगा। साथ ही साथ इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर हमसे परसेंटेज चेंज भी पूछा जा सकता है कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी, बताइए उसका रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आया। तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस 10 है और फाइनल रेजिस्टेंस 40 है। तो आप देखेंगे अगर मैं 10 को 100% मान के चलता हूँ तो फाइनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 400 टाइम्स हो चुकी है। इसका मतलब चेंज कितना है, चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इज व्हाट 400 माइनस 100 दैट विल गिव 300%।
तो इस तरह से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप पुटअप कर सकते हैं, अगर मैं किसी भी वायर की लेंथ स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर दूं तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा तो उसमें चेंज 8 टाइम्स आया। तो यहाँ परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा जा सकता है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा आप ठीक से समझिए। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ। अगर मैं लेंथ में बहुत स्मॉल चेंज करता हूँ तो किसी भी गिवन परसेंटेज चेंज इन लेंथ के लिए इसका रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर, सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर का जो वॉल्यूम होता है वो A इंटू एल होगा, अगर A इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और L इसकी लेंथ है, तो V इक्वल टू A इंटू एल है। और यहीं से अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा बच्चा, डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा L अपॉन L। ये कई बार आपने पढ़ा होगा परसेंटेज एरर के अंदर, आप कई बार इसको आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो डेल्टा V अपॉन V, बिकॉज अब मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा L बाई L मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, जब आप डेल्टा A बाई A की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा A बाई A बिकम्स इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा L बाई L। एक रिलेशन आपको ये मिल गया, डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा L बाई L। फिर मैं जानता हूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, आप फिर वायर को खींच दो, डबल लेंथ कर दो, हाफ लेंथ कर दो, इस केस के अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, तो रो इज द कांस्टेंट पैरामीटर। नाउ फ्रैक्शनल चेंज कैन बी रिटन इज व्हाट, डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा L बाई L माइनस ऑफ डेल्टा A बाई A, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 बनेगी, तो बनेगा माइनस डेल्टा A बाई A। तो ये मुझे इस तरह से रिलेशन मिलता है जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस का है। अब आप देखें कि हम ऑलरेडी डेल्टा A बाई A की वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा L बाई L निकाल चुके थे, तो यहाँ मैं माइनस ऑफ डेल्टा L बाई L रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा L बाई L बिकम 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा R बाई R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L, और डेल्टा R बाई R इंटू 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L इंटू 100%। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके स्मॉल चेंज इन लेंथ के लिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करना चाहें यहाँ पर, तो अगर मुझसे कहा जाता है कि किसी वायर की लेंथ अगर मैं 2% बढ़ा देता हूँ तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो बच्चों यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2%, डेल्टा L बाई L इंटू 100% इज 2%, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बिकम्स 4%। किसी वायर की लेंथ अगर 1% बढ़ाता हूँ तो उसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज 2% आएगा, किसी वायर की लेंथ अगर मैं 3% बढ़ाता हूँ तो उसके रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज चेंज 6% आएगा। तो इस तरह से स्मॉल चेंज के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस तरह से स्मॉल चेंज इन लेंथ के लिए हम परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट आर्टिकल की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस किसी भी सोर्स के अक्रॉस इस तरह से जुड़े हों, या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस किसी भी सोर्स के अक्रॉस इस तरह से जुड़े हों कि हर एक रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट सेम हो, तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर R1 और R2 हमने कनेक्ट किया हुआ है, R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने किसी ऐसे सोर्स से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो A और B के बीच में हमने एक सोर्स जोड़ दिया और A और B के बीच में हमने R1 और R2 कनेक्ट किया हुआ है। तो जब सोर्स करंट सप्लाई करेगा I, तो ये करंट जो है वो दोनों रेजिस्टेंसेस से सेम पास होगी, दोनों रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट की वैल्यू सेम होगी। तो जब सभी रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट की वैल्यू सेम हो तो इस तरह कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IR होगा, यहाँ पोटेंशियल IR होगा, तो IR1 प्लस IR2 इक्वल टू V होना चाहिए, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V1 और V2 की वैल्यू IR1 प्लस IR2 होगी। यहाँ हम I कॉमन ले सकते हैं क्योंकि I दोनों रेजिस्टेंस सेम है। फिर I को हम V से डिवाइड कर देंगे तो V अपॉन I बन जाएगा R और R की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से। ठीक, अगर मान लो इस तरह के n रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में जुड़े हुए हो तो हम कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो सिचुएशन के अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल दी Rn। क्लियर, अगर ये सभी रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स अगर आइडेंटिकल हो तो सिचुएशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, सभी R हो और इस तरह के n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो ये जब सम करेंगे हम R प्लस R प्लस R प्लस टिल दी n, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, n टाइम्स ऑफ R। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास 10 रेजिस्टेंस है और 10 के 10 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल थे, उनको मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 10R। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास 5 रेजिस्टेंस हो, पांचों को मैं सीरीज में जोड़ दूं, पांचों आइडेंटिकल हो, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 5R आएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस है तो वो NR आएगा। चलिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे हमने R1 एंड R2 दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, दोनों रजिस्टेंस पैरेलल के अंदर है और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किसी सोर्स से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आप देखेंगे हमने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है और इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, क्योंकि ये दोनों ही A और B के बीच में कनेक्टेड है। अगर मान लो सोर्स यहाँ से I करंट सप्लाई होती है, सोर्स से सप्लाई होने वाली करंट I है, तो जब I करंट यहाँ से मूव करेगी तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 एंड I2। तो डेफिनेटली I की वैल्यू होनी चाहिए I1 प्लस I2। फिर हम अगर ओम्स लॉ से बात करेंगे तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू होगी V अपॉन R2। तो आप यहाँ V अपॉन R1 और V अपॉन R2 पुट कर देंगे, V कॉमन लेके I से डिवाइड कर देंगे, I अपॉन V बनेगा 1/R, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप देख पा रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया, दो रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में जोड़ूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लो इस तरह के n रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल में जुड़े हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 टिल दी 1/Rn। अगर यही सारे के सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? आ जाएगी 1/R इक्वल टू n/R, 1/R इक्वल टू n/R, जिसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू R/n। तो आपने देखा था कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा n टाइम्स ऑफ R, और अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R/n। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, सभी की वैल्यू R है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं सभी को पैरेलल में ऐड करूंगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R/10। अगर मेरे पास 5 रेजिस्टेंस होते और 5 को मैं पैरेलल में जोड़ता तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता R/5। इस तरह से अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस है, n को मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R/n। चलिए यहाँ पर दो आसान से न्यूमेरिकल्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। पहले केस के अंदर हमने दो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 4 ओम और 6 ओम है सीरीज में कनेक्ट कर दी और उस कॉम्बिनेशन को एक ऐसे सोर्स से जोड़ दिया जिसका EMF 20 वोल्ट है। देखते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होती है और इस सर्किट से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस R2 कितना बन जाएगा बच्चों? 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो 20 वोल्ट का है। तो अगर मुझे करंट कैलकुलेट करनी है सर्किट से तो कितनी आ जाएगी? V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 20 है, R इक्विवेलेंट 10 था तो करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी। तो I इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर करंट दोनों रेजिस्टेंस से पास होगी। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस द R1 तो मैं क्या करूंगा? IR1 करूंगा। अक्रॉस द R2 कैलकुलेट करूंगा तो IR2 करूंगा। तो यहाँ IR1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी? 2 into 4 दैट इज 8, और यहाँ हो जाएगी 2 into 6 दैट इज 12। सो V1 इज 8 वोल्ट एंड V2 इज 12 वोल्ट। इस तरह से आप देखेंगे कि V1 प्लस V2 का सम 20 के बराबर आ रहा है। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने दो रेजिस्टेंस जो है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम एंड 3 ओम, और हम देख रहे हैं कि 12 वोल्ट का एक सोर्स हमने जोड़ दिया इस इफेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ में। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी निकाला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसी को रीअरेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा? R इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं आपको ये यहाँ मशवरा दूंगा, ये सलाह दूंगा कि जब भी आप दो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से नहीं बल्कि नीचे वाले एक्सप्रेशन से निकालें, यानी R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 को मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6 into 3 18 और 6 plus 3 is 9, 18/9 is what? 2। So R equivalent is what? 2 ohm। अब हमारा जो सोर्स है उसका जो EMF है वो 12 वोल्ट है। अगर 12 वोल्ट का सोर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम से कनेक्टेड हो तो ओम्स लॉ से हम करंट निकाल सकते हैं 12/2 एंड दैट इज व्हाट? 6 एम्पियर। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर की करंट यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2। अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि I1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है रेजिस्टेंस 6 ओम के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 3 ओम के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट है। तो अगर मुझे यहाँ करंट निकालनी है तो 12/6 इज व्हाट? 2 एम्पियर। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 एम्पियर। 12/3 इज व्हाट?
दिस इज बिकम्स 4 एम्पियर, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। इस तरह से यहाँ से सप्लाई होने वाली 6 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगी और यहाँ से वापस 6 एम्पियर बन के इधर सप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंस में हम करंट कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एक चीज और देख लें, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है अक्रॉस रजिस्टर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि सभी से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ आप देखें रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 था, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो भी 2:3 आपको मिलेगा। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सभी जगह सेम होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगी। तो यहाँ जो करंट सप्लाई होगी वो रेजिस्टेंस का रेशियो है यहाँ पर 2:1, तो करंट जारी 1:2 के अंदर, यहाँ रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। टोटल करंट हमारे पास 6 एम्पियर थी, अगर उसको हम यहाँ पर 1:2 में डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम एक आसान से सवालों का आंसर दे सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पे किस तरह से बनते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से बेस्ड है। पहला जो एग्जांपल हमारे सामने है उसके अंदर हमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम दी हुई है, जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और हमें अलग अलग रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बतानी है और नेट करंट यहाँ से कितनी ड्रॉ होगी इसकी वैल्यू बतानी। सबसे पहले हमने पूछा फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क एंड करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर। चलिए सबसे पहले जैसा कि आपको नजर आ पा रहा है यहाँ पर ये R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस गिवन है, सबकी वैल्यू नेटवर्क के अंदर शो की हुई। आपको कंफर्टेबली ये ऑब्जर्व हो रहा होगा कि बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली पैरेलल के अंदर है। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो अगर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो R1 R2 बिकम्स व्हाट 18, R1 प्लस R2 इज व्हाट 9, तो 18/9 इज 2। तो बी और सी के बीच का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो यहाँ हमने देखा कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 4 ओम है और बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम है। इस तरह से ए और सी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम बन जाएगा। तो ये 6 ओम है और 6 के साथ 6 ओम फिर आपस किस में है पैरेलल के अंदर। तो जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है R/2। तो यहाँ देखिए 6 और 6 पैरेलल में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे नेटवर्क का वो 6/2 यानी 3 ओम आएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरे के पूरे नेटवर्क का दैट इज व्हाट 3 ओम। तो 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सोर्स ऑफ पीएमएफ जो हमें गिवन था उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें गिवन है वो 30 वोल्ट है। तो 30 वोल्ट का सोर्स जब हमने कनेक्ट किया तो जो सर्किट के अंदर सोर्स से सप्लाई होने वाली करंट होगी वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस होगा। तो 30/3 विल गिव 10 ओम 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट जो है वो सोर्स से ड्रॉ होगी। ठीक, तो यहाँ से जब 10 एम्पियर करंट ड्रॉ होगी और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, तो 6 और 6 पैरेलल में। तो जब 10 एम्पियर की करंट सोर्स सप्लाई करेगा तो वो करंट यहाँ और यहाँ इक्वली डिवाइड होगी, यानी I1 और I4 दोनों की वैल्यू 5 एम्पियर होगी। तो अगर I1 5 एम्पियर है तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे किससे ओम्स लॉ से, उसकी वैल्यू अगर मैं V = IR यूज करता हूँ तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच का, क्योंकि ये I1 की वैल्यू 5 है रेजिस्टेंस 4 है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 20 होगा। इसी तरह से बी और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10 वोल्ट होगा। अब क्योंकि मुझे बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट पता है, इसका मतलब मुझे 6 ओम और 3 ओम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट पता है। तो फिर बताइए यहाँ R2 से पास होने वाली करंट I2 कितनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय 6 यानी 10/6 करंट I2 होगी और 10/3 करंट I3 होगी। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि मुझे हर ब्रांच हर रजिस्टर के अंदर पास होने वाली करंट में कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकता हूँ। I1 इज 5 एम्पियर, I4 इज 5 एम्पियर, I2 इज 10/6 एंड I3 इज 10/3 एम्पियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमेशा किसी भी नेटवर्क के बैक से सोल्व करते हैं। इसको देखिए क्या है, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है और हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यहाँ आप देखिए इस तरह से ये R R R R R R रेजिस्टेंस गिवन है और जो वर्टिकल ब्रांच है उसका सभी का रेजिस्टेंस 4R है। सबसे पहले मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने X शो किया, इसको Y शो किया, तो X और Y के बीच में ये 4 और 4R पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 4 और 4 जो पैरेलल में हो तो वो 4R/2 आएगा यानी 2R आएगा। तो यहाँ और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इस पूरे रेजिस्टेंस के क्या लिख देता हूँ 2R। तो मैंने क्या किया, ये R है ये R है और पूरे के जगह हमने 2R लिख दिया तो ये 2R लिख दिया। तो R और ये 2R। फिर आप देख पा रहे हैं कि ये R 2R और R ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में।
तो R प्लस 2R प्लस R 4R बन जाएगा। तो X डैश और Y डैश के बीच में इधर जो साइड का पूरा रेजिस्टेंस वो 4R बनेगा। अब इस 4R के साथ वापस से 4R किसमें, पैरेलल के अंदर, तो 4R और 4R का जो पैरेलल आएगा वो आएगा 2R। इसका मतलब X डैश और Y डैश के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 4R और 4R पैरेलल में होने की वजह से 2R आएगा। तो ये हमारा X डैश था और ये हमारा Y डैश था। X डैश और Y डैश के बीच का रेजिस्टेंस 2R आ जाता है। फिर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ से हम रिड्यूस करते हुए यहाँ लेके आ चुके हैं। अब देखें R, 2R एंड R अगेन इन सीरीज, दे विल गिव व्हाट 4R। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मान लो मेरे पास P है और ये Q है। तो P और Q के टर्मिनल्स के P और Q के बीच में इस तरफ R, 2R एंड 4R, 2R एंड R पूरा 4R बनेगा और 4R के साथ 4R पैरेलल में होगा। तो 4R और 4R जब पैरेलल में बनेगा तो इस P और Q के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 2R आएगा। तो इस तरह से हमने ये P बनाया और ये Q बनाया और P और Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकाला, 2R। फिर आप देख पा रहे हैं R, 2R एंड R तीनों सीरीज में आएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 4R। इस तरह से इस तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सिमेट्री बेस्ड नेटवर्क प्रॉब्लम्स को, और सिमेट्री बेस्ड नेटवर्क प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है जो सिमेट्री पे बेस्ड है। पहला एग्जांपल, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें सभी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स में ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अभी आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंफर्टेबली ऑब्जर्व कर पाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि सिमेट्री पे बेस्ड होती हैं उनको कैसे डील किया जाता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले आपको सिमेट्री को आइडेंटिफाइड करना है। सिमेट्री को कैसे आइडेंटिफाइड करना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उन दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बना दें, जैसा कि मैंने यहाँ बना दिया है। आप देख पा रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट्स है जिनके बीच में मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इनके बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी है। जो लाइन मैंने परपेंडिकुलर बनाई है, अगर वो परपेंडिकुलर लाइन नेटवर्क को लेफ्ट और राइट साइड के अंदर एक दूसरे की मिरर इमेज देती है तो हम समझ जाएंगे कि ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, सिमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम है। आप देख पा रहे हैं इस परपेंडिकुलर लाइन में जो आरएचएस वाला डायग्राम है उसको अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको एलएचएस वाला नजर आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। जहां कहीं भी आपको सिमेट्री मिलेगी आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी है। पहली चीज, इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन किसी भी नेटवर्क को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करती है, उस परपेंडिकुलर लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं और साथ ही साथ उस पर आने वाले जंक्शन स्यूडो जंक्शन होते हैं। जो जंक्शन आपको एक्चुअली डायग्राम में बना के दिखा रखे होते हैं पर वो जंक्शन एक्चुअल जंक्शन नहीं होते, वो स्यूडो जंक्शन है। तो उस जंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ता है। जंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, जंक्शन को ब्रेक करने के दो तरीके हैं। एक तो जंक्शन को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो जिसको यहाँ से ब्रेक किया और जंक्शन इस तरह से ब्रेक हुआ। ये आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी परपेंडिकुलर लाइन, उसके परपेंडिकुलर ब्रेक किया है। हमें इस तरह से जंक्शन को ब्रेक नहीं करना है, हमें जंक्शन को ब्रेक करना है अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन। तो जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन या ड्रॉ की थी, मुझे अगर जंक्शन को उधर ब्रेक करना पड़ेगा तो इसको जंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें इस तरह से जंक्शन ब्रेक करना है, राइट। हमें जंक्शन को लाइन के परपेंडिकुलर ब्रेक नहीं करना है, लाइन के अलोंग ब्रेक करना है। जब मैं जंक्शन को यहाँ से ब्रेक करूंगा तो अब आप कंफर्टेबली देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट अगर मैं सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया, तो सी और डी के बीच में आर और आर ये दो सीरीज में है और इस सीरीज में आर और आर जो 2R मिलेगा उस 2R के साथ आर पैरेलल में मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं सी और डी के बीच में 2R और आर पैरेलल में है तो 2R/3 मिलेगा। तो मैंने सी और डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ 2R/3 बना दिया। फिर आप देख पा रहे हैं आर 2R/3 एंड आर जो है वो सीरीज में है और आर ये भी सीरीज में है। फिर ये पूरा आर और आर जो कि 2R बनेगा इस पूरे नेटवर्क के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ आर 2R/3 एंड आर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा 8R/3 जो कि 2R के साथ पैरेलल में होगा। फिर हम जानते हैं दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 हमने यूज किया और हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला वो मिला 8R/7। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि सिमेट्री बेस्ड है वो ये है, ए और बी के बीच में मुझे इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये सभी रेजिस्टेंस आर है।
तो यहाँ भी हमें क्या करना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसको एग्जैक्ट लिमिट पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने एग्जैक्ट लिमिट पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर आरएचएस और एलएचएस में एक दूसरे को की मिरर इमेज देती है या इसको इस तरह से डिवाइड करती है कि दोनों सिमेट्री आपको नजर आए, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम है। और अभी जो आपको मैंने समझाया था कि इस परपेंडिकुलर लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ आने वाले जंक्शन स्यूडो जंक्शन होते हैं। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि इस परपेंडिकुलर लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, तो सी का पोटेंशियल ओ के बराबर होगा, ओ का पोटेंशियल डी के बराबर होगा और सी का पोटेंशियल डी के बराबर होगा, यानी इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी भी रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो उस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जिस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगी वो नेटवर्क का पार्ट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सेंसलेस रेजिस्टेंस है जिससे करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, हमें देख लिया कि सी ओ और डी का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो हम इस वाले और इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इनसे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो जब इनको हटा दूंगा यहाँ से, तो जो मुझे नेटवर्क मिला वो ये मिला, यानी दो रेजिस्टेंस ये और दो ये। फिर आप देख पा रहे हैं आर और आर यहाँ सीरीज में है तो ये 2R देंगे, आर और आर यहाँ सीरीज में 2R देंगे, आर और आर यहाँ सीरीज में तो 2R देंगे। 2R एंड 2R, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो आपको पता है रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 2R/3। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 2R/3। एक क्वेश्चन ये है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा आसान सा सवाल है, देखने को लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वेरी इजी। यहाँ ए और बेसिकली आप देखेंगे ठीक से, एक हेक्सागन दे रखा है, उस हेक्सागन की साइज में के जो रेजिस्टेंस वो 3 ओम है, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए वो सारे रेजिस्टेंस 6 ओम है। हमें उस हेक्सागन की दो जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं उनके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस प्रॉब्लम में हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से, इधर से आपको कभी भी कोई कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे तो अच्छा इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इस डायग्राम के अंदर मैं बजाय मल्टीपल डायग्राम बनाने के इसी डायग्राम को मॉडिफाई करता हुआ जाऊंगा, आप ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको बस एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लें और दोबारा देखिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये 3 और 3, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 3 और 3 सीरीज में है। तो जब 3 और 3 सीरीज में है तो 3 और 3 सीरीज में आएंगे तो कितना आएगा इफेक्टिव 6 ओम। तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस के बजाय यहाँ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, चलिए ये होगा 6 ओम। फिर आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 और 6 पैरेलल में, तो जब 6 और 6 पैरेलल में होंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा 3 ओम। तो यहाँ पर मैं 6 और 6 के बजाय 3 ओम लिख देता हूँ। फिर आप देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है दो, ये सीरीज में है, तो 3 और 3 सीरीज में है, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 6 ओम। तो यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया 6 ओम, लाइक दिस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है। फिर इस 6 के साथ 6 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पैरेलल में है, तो 6 और 6 जब पैरेलल में आएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बनेगा 3 ओम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की जगह में एक रेजिस्टेंस को बना देता हूँ 3 ओम, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है 3 और 3 ये सीरीज में है, तो ये 6 ओम देंगे। तो इन दोनों की जगह में यहाँ पर वापस क्या बना देता हूँ, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, लाइक दिस, ये 6 ओम, ठीक। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 और 6 जो है वो वापस क्या देंगे 3 ओम, क्योंकि 6 और 6 पैरेलल में तो इनका इफेक्टिव 3 ओम आएगा। तो इन दोनों के बजाय मैं यहाँ से यहाँ के बीच में एक 3 ओम रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगा 3 ओम, लाइक दिस, ये 3 ओम। अब हम कंफर्टेबली बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, और 3 और 3 सीरीज में दोनों मिलकर 6 ओम बनाएंगे। तो ए और बी के बीच में, जैसे मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ए और बी के बीच में 3 और 3 मिलकर 6 देंगे। तो ये मैंने पैरेलल में 6 ओम जोड़ दिया, लाइक दिस, ये 6 ओम। अब 6 और 3 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो 6 × 3 18 अपॉन 6 + 3 9, 18/9 विल गिव्स वो 2 ओम। तो सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट हमें मिला वो 2 ओम मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हम बात करेंगे वन बाय वन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको अपन किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल के नाम से भी जानते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। According to this law, total incoming charge at the junction is always equals to total outgoing charge from the junction. किसी भी जंक्शन पे आने वाला चार्ज जंक्शन से जाने वाले चार्ज के बराबर हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जितना चार्ज जंक्शन पे आया उतना ही चार्ज जंक्शन से जाएगा। इसको हम एक तरह से और स्टेट कर सकते हैं, वो कैसे कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट का सम जंक्शन से जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। या हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक जंक्शन बना रखा है, इस जंक्शन पे I1 करंट जंक्शन पे आती है, I2 करंट जंक्शन पे आती है, I3 करंट जंक्शन पे आती है, एंड I4 एंड I5 करंट आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से बाहर जा रही है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जंक्शन पे आने वाली करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 का सब जंक्शन से जाने वाली करंट I4 प्लस I5 के बराबर होगा। एक और बात हम लोग कर सकते हैं, अगर जंक्शन पे आने वाली करंट को हम पॉजिटिव माने और जंक्शन से जाने वाली करंट को हम नेगेटिव माने, तो किसी भी जंक्शन के लिए इसी लॉ को हम स्टेट कर सकते हैं कि किसी भी जंक्शन के लिए करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जंक्शन पे आने वाली करंट को पॉजिटिव लेना है और जंक्शन से जाने वाली करंट को नेगेटिव लेना है। तो अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये दोनों जो करंट है I4 एंड I5, इसको जब आप कैलकुलेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी, और हमारा जो किरचॉफ लॉ मिलेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी जंक्शन पर करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। इस पे जो बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए यहाँ एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर कुछ करंट्स नॉन है, कुछ करंट्स अननोन है, हमें अननोन करंट्स की वैल्यू बतानी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I3, I5, I7 एंड I8। देखिए यहाँ पर I3 दिखा रखी, यहाँ पर I5, ये I7 और ये I8, ये अननोन करंट से इनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जंक्शन से ये जो करंट I1 आ रही है वो 10 एम्पियर है। अब इस जंक्शन से 6 एम्पियर की करंट I2 इधर जाती है, तो डेफिनेटली 10 एम्पियर करंट I3 2 एम्पियर इधर जाएगी, तो बची हुई करंट इधर आएगी। तो I3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 एम्पियर। तो यहाँ हमने I3 की वैल्यू कैलकुलेट की 4 एम्पियर। फिर आप देखें इस जंक्शन के लिए, तो यहाँ से 4 एम्पियर करंट आती है और नीचे से ये जो I4 है वो 2 एम्पियर है, यानी जंक्शन पे 4 एम्पियर करंट इधर से आती है, 2 एम्पियर करंट इधर से जाती है, तो टोटल करंट जो जंक्शन पे आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 एम्पियर। तो फिर I5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 एम्पियर, इसलिए हमने I5 की वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितना 6 एम्पियर। फिर हम इस जंक्शन की बात करते हैं, तो I5 जो 6 एम्पियर इधर से आई थी उसमें से 1 एम्पियर करंट यहाँ से चली जाती है जो कि I6 है, तो I से 6 एम्पियर करंट आती है, 1 इधर चली जाती है, तो फिर I7 कितनी होनी चाहिए, I7 की वैल्यू होनी चाहिए 5 एम्पियर, जो हमने कैलकुलेट किया 5 एम्पियर। फिर आप बात करते हैं इस जंक्शन की, तो आप इधर से देख रहे हैं 6 एम्पियर आ रही है, I7 की वैल्यू 5 एम्पियर थी, तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट्स की जो वैल्यू है वो है 11 एम्पियर, इसलिए यहाँ से आउटगोइंग करंट दैट मींस I8 की वैल्यू होनी चाहिए 11 एम्पियर। तो ये फाइनल आंसर हमारा 11 एम्पियर है। इस तरह से आप किसी भी जंक्शन पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कुछ अननोन करंट्स आपको दे रखी हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल के अंदर एक जंक्शन शो किया हुआ एक ओपन सर्किट है। इस सर्किट के टर्मिनल्स के जो एंड पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल हमें गिवन है। ए पॉइंट का पोटेंशियल 25 वोल्ट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है और सी पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, यानी इन ब्रांचेस के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बतानी है, और साथ ही जो डायरेक्शन यहाँ शो की है उनको चेक करना है कि डायरेक्शन सही है या गलत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना आता है। जंक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें केसीएल की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी अगर मैं केसीएल की हेल्प से जंक्शन का करंट कैलकुलेट करता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि इस जंक्शन पे I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इस जंक्शन का रेफरेंस का पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, तो अब देखिए I1 ये करंट है इसको मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ की करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ की करंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हम लोग एक बहुत बेसिक चीज है यहाँ जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है वो ये कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो आप क्या करें, या तो इसको लोवेस्ट पोटेंशियल मान लें या इसको हाईएस्ट पोटेंशियल मान लें, फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन करने पे राइट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको लोवेस्ट पोटेंशियल मान रहा हूँ और यहाँ करंट का अलजेब्रिक सम 0 कर रहा हूँ। यहाँ जो करंट होगी वो कितनी होगी 25 माइनस एक्स अपॉन 1, यानी डेल्टा वी अपॉन आर, ये मैंने यहाँ लिखा।
फिर जो यहाँ करंट होगी वो होगी 30 माइनस एक्स अपॉन 1, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ की जो करंट होगी वो कितनी होगी, दिस इज 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये 1 कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 25 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट विल गिव्स व्हाट 75 माइनस 3x, और x इक्वल टू हमें मिलेगा 25। तो इस तरह से हमें केसीएल की हेल्प लेकर के हमने x यानी यहाँ का जंक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, जो हमें सोल्व करने पे कितना मिला 25 वोल्ट। क्योंकि अब मुझे जंक्शन का पोटेंशियल पता है तो मैं कंफर्टेबली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को यूज करके यानी ओम्स लॉ को यूज करके कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इंडिविजुअल ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं I1 की वैल्यू। तो आप देखिए इसका पोटेंशियल 25 आया, ये भी 25 है, तो इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए हमारा I1 जो है वो 0 मिलेगा। फिर बात करते हैं I2 की। ये 30 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 30 माइनस 25 यानी 5, और रेजिस्टेंस 1 है, तो यहाँ का जो करंट आएगा वो 30 माइनस 25 अपॉन 1 यानी 5 एम्पियर आएगा। फिर अच्छा आप जानते हो करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, तो जो हमें डायरेक्शन दिखा रखी थी डायग्राम के अंदर वो एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन है। डायरेक्शन होगी बी से जंक्शन की तरफ, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये रॉन्ग डायरेक्शन गिवन है, इसका डायरेक्शन होगा बी से जंक्शन की तरफ, यानी ये अगर हम साइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो अब आप चाहे तो जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था 25 सॉरी हमने 30 माइनस एक्स को यूज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू अपना आप आपको मिल जाएगी 30 माइनस 25 जो हमें यहाँ एक्चुअली हमने क्या किया है यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, इसको लोअर पोटेंशियल मान लिया जो एक्चुअली था। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, तो बेसिकली करंट जो होगी I2 वो इधर होगी, ये है I2। चलिए फिर ये डायरेक्शन हमारी गलत साबित हो जाती है। फिर हम बात करते हैं I3। फिर I3 की अगर आप बात करोगे तो ये 25 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये 25 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 20 का पोटेंशियल है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फिर से हमें ये जो डायरेक्शन दिखा रखी थी वो गलत डायरेक्शन थी, और यहाँ जो करंट की वैल्यू होगी 25 माइनस 20 बाई 1 एंड दैट इज व्हाट 25 माइनस 20 बाई 1 इज 5 एम्पियर। तो आप वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अगर इस तरफ आ रही है 5 एम्पियर करंट तो यहाँ जंक्शन से 5 एम्पियर करंट वापस बाहर भी जाएगी। तो इस तरह से हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को यूज करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। फिर एक नेटवर्क प्रॉब्लम हमें यहाँ गिवन है, इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड आउट करंट थ्रू दी ईच बैटरी। जितनी भी बैटरीज है उनसे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये नेटवर्क गिवन है 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी और ये 45 वोल्ट की बैटरी, ये जंक्शन है और 3 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है। तो बच्चों ऐसे में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। रेफरेंस पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे अच्छी बात ये है सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल जो आप कंसीडर कर रहे हैं उसका रेफरेंस पोटेंशियल आप 0 ले लें। तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल में 0 वोल्ट कंसीडर करता हूँ तो ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 20 वोल्ट, तो ये प्लस 20 वोल्ट। फिर इसको मैं ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर को हमेशा अपन इक्वली पोटेंशियल वायर अज्यूम करते हैं। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो फिर यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ही होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ही होगा। अगर ये 0 है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो ये 0 तो डेफिनेटली 10 होना चाहिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो इसका पोटेंशियल मिलेगा मुझे प्लस 10 वोल्ट। इसी तरह से इसका पोटेंशियल मुझे मिलेगा प्लस 45 वोल्ट, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं जंक्शन का पोटेंशियल एक्स कंसीडर कर लूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाएगा दैट इज व्हाट 10 माइनस एक्स। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाएगा व्हाट 45 माइनस एक्स। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाएगा व्हाट 20 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जंक्शन पे करंट्स की वैल्यू 0 करेंगे, और करंट्स की वैल्यू 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसमें करंट जो है हमारे पास वो I1 है, अगर यहाँ करंट I1 है, इस तरह से अगर यहाँ करंट I2 है और यहाँ करंट I3 है, तो हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू KCL 0 करना पड़ेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, I1 इज व्हाट 10 माइनस एक्स अपॉन 1, I2 इज व्हाट 20 माइनस एक्स अपॉन 1 एंड I3 इज व्हाट 45 माइनस एक्स अपॉन 1। इस तरह से आपने एल्जेब्रिक सम 0 कर दिया, यहाँ 1 कॉमन आके 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये अपने आप को क्या कर देगा 0। तो ये आपको मिलेगा 10 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट विल गिव व्हाट 75 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 25। अगेन the potential of the junction is what 25 volt. Now we know what is the direction of current. Direction of current is always from higher potential to lower potential. So अगर मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो what is the value of I1? I1 ये है 25 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, तो I1 का डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
ये 25 आया, ये 10 है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 15, और 15 बाय 1 करंट कितनी आएगी 15 एम्पियर। दिस इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, एंड डेफिनेटली दिस करंट इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस बैटरी। तो इस बैटरी से पास होने वाली करंट जो होगी वो 15 एम्पियर होगी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये कितना है हमारे पास 25, ये है 20, तो करंट का डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको अगर मैं I2 कंसिडर कर लूँ तो I2 इक्वल टू व्हाट, इट इज 25 माइनस 20 बाई 1 एंड दिस इज 5 एम्पियर। तो आप देख पा रहे हैं इस जंक्शन से इस तरफ जा रही है 15 एम्पियर, इस तरफ आ रही है 5 एम्पियर। तो डेफिनेटली जंक्शन से जाने वाली करंट 5 प्लस 15 20 है, तो डेफिनेटली इससे आने वाली करंट जो होगी वो I3 20 वोल्ट ही होगी, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, दिस विल व्हाट 45, ये I3 इसको हमने अज्यूम कर लिया, I3 इज व्हाट 45 माइनस 25 बाई 1, दिस इज 20 वोल्ट, राइट। तो आप देखेंगे कि I1 जो करंट है वो 10 वोल्ट के एम्पियर से जाएगी, दैट इज 15 एम्पियर। यहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी 5 एम्पियर, इधर से आती है 15, तो ये 15 एम्पियर करंट, इधर से आती है 5 एम्पियर करंट, दोनों मिलकर यहाँ बनेंगे 20 एम्पियर, तो यहाँ करंट जाएगी 20 एम्पियर। इस तरह से आप KCL को यूज करके और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं KVL की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, यानी सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं KVL किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, या इसको अपन KVL भी बोलते हैं। ये सेकंड लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये क्या बोलता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए यहाँ पर हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस शो किए हैं। इन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हम अज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो सकता है, कोई EMF का कोई सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बॉक्सेस में कंटेन रजिस्टर, बैटरी, मेनी और एनी अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। करिए यहाँ पे कुछ साइंस दिखा रखे हैं जो उसकी पोलरिटी शो करता है उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके अक्रॉस जो ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, फिर ये हायर है, फिर ये लोअर है, फिर ये लोअर है, ये हायर है, प्लस और माइनस, ये हायर, ये लोअर। तो आप देख सकते हैं कि हायर और लोअर पोटेंशियल ऑलरेडी शो किया हुआ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, फिर इसका हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं उन सभी एलिमेंट के अक्रॉस EMF या पोटेंशियल ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि समेशन ऑफ IR, यानी जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप उसका समेशन, और जितने भी EMF है उन सब का समेशन, इन सब का सम जो होगा वो 0 होगा। लेकिन ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए वैलिड है, इस बात का ध्यान रखना है। किरचॉफ्स करंट लॉ जो था वो क्लोज लूप में वैलिड है और वो ओपन सर्किट के अंदर भी वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के अंदर वैलिड है। अगर हमें क्लोज लूप नहीं दिया जाता है तो फिर बच्चों हमें इमेजिनरी क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। कोई भी हम बैटरी जोड़ लेंगे, फ्री एंड्स के बीच में इमेजिनरी बैटरी जोड़ लेंगे और फिर उसको क्लोज लूप मान करके और उसको प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। तो याद रहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको अपन KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या कई बार इसको हम KLL भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ। तो ये क्या बोलता है, अगर मैं इस एलिमेंट्स के अंदर बात करूँ या सर्किट के अंदर बात करूँ, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ ऐसे। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ तो ये जो हमारा एलिमेंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2, इसका V3, V4। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है, वो क्या, साइन कन्वेंशन। हम जिस एलिमेंट के जिस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे हमें वो साइन कंसिडर करते हुए चलना है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर अगर हम कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव मान के चलना है। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से बाहर निकलेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें नेगेटिव लिखते हुए चलना है। और इसी तरह रजिस्टर जो है, रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में मुझे IR को नेगेटिव मान के चलना है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अगेंस्ट अगर मैं चलूंगा, यानी अगेंस्ट द करंट चलूंगा, तो मुझे प्लस IR लेके चलना है। इसी तरह से अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ तो मुझे प्लस E या प्लस V लिखना पड़ेगा, और इस तरह से अगर बैटरी के मैं नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ तो मुझे माइनस E या माइनस V लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझते हैं। तो यहाँ देखिए इस लूप के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ A B C D में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A सबसे पहले मुझे V1 आता है, तो जब मैं A से B की तरफ चलूंगा तो मैं क्योंकि सोर्स के जो भी मेरे पास सोर्स ऑफ EMF था उसका नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ तो मैंने माइनस V1 लिखा। फिर मैं इस तरफ आता हूँ, इसके भी नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ तो माइनस V2 लिखा। फिर मैं V3 के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ तो मैंने प्लस V3 लिखा।
और इस तरह से मैं V4 के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूँ और वापस ए पे आ जाता हूँ। मैंने -V4 लिखा और इक्वल टू 0 कर दिया। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे आना है क्लोज लूप को फॉलो करते हुए। तो हमें पता है जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका क्लोज पोटेंशियल डिफरेंस होगा या ईएमएफ होंगे, उन सबका अलजेब्रिक सम हमें 0 करना है। और ये लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ एक न्यूमेरिकल इसको सोल्व करेंगे तो और हमें समझ में आएगा, जिसके अंदर कुछ रजिस्टर्स और कुछ बैटरीज वगैरह शो की हुई है जिनका ईएमएफ दे रखा है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है और हमें देखना है कि इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे हम देखें कि ये पॉइंट ए मैंने शो किया है, 10 वोल्ट की बैटरी, फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 20 वोल्ट की बैटरी, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस, देन 15 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 30 वोल्ट की बैटरी एंड 3 ओम का रेजिस्टेंस। इस तरह से क्लोज लूप हमारे पास बना है। हम स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट और किरचॉफ लॉ के किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और देखते हैं करंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आती है। एक और बात है, आप अपनी चॉइस से करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज ही आता है, मान लो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही थी, तो आपने क्लॉकवाइज ही अज्यूम किया तो आपका जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पर अगर मान लो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी और आपने क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया तो बच्चों ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आंसर ये शो करेगा कि जो हमने डायरेक्शन कंसिडर किया है वो गलत था, उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट का होना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए। सबसे पहले मैं 10 वोल्ट की बैटरी के बाहर से निकलता हूँ। तो मैंने जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ से यहाँ आने पे ये प्लस से बाहर निकला तो +10 मैंने यहाँ लिखा। आफ्टर देन हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमने करंट जो है वो इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया है। अगर मैं करंट को क्लॉकवाइज अज्यूम कर रहा हूँ और करंट मैंने आई अज्यूम कर ली, ये करंट आई थी। सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैंने +10 लिखा। फिर करंट के डायरेक्शन में अक्रॉस द रजिस्टर IR लिखूंगा तो आई, और ये 4 है तो 4I मैंने लिखा माइनस। फिर मैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से बाहर निकलता हूँ तो मैंने +20 लिखा। फिर मैं करंट के डायरेक्शन में चलता हूँ अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर, तो मैंने आई लिखा क्योंकि IR की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -IR की वैल्यू मुझे -I के बराबर मिलेगी। फिर मैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से बाहर निकलता हूँ तो मैंने +15 लिखा। फिर मैं 2 ओम के रजिस्टर की करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर IR की वैल्यू 2I लिखी है क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 है। ठीक है, तो IR की वैल्यू 2I हो जाएगी। तो मैं नेगेटिव साइन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। फिर हम इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं, हमने -30 लिखा। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में चलते हुए 3 ओम के रजिस्टर से बाहर निकलूंगा तो मैंने -3I लिखा इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि मैं क्लोज लूप कंप्लीट कर चुका हूँ। इस तरह से हमने किरचॉफ सेकंड लॉ के केवीएल की इक्वेशन लिखी। हम इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर सकते हैं, आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखिए +10 +20 +15 विल गिव्स व्हाट +45 -30, तो +45 -30। और ये जितने भी नेगेटिव करंट है -4I -I -2I एंड -3I, ये सब मिलकर बना रही है 10I, जो RHS में आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 10I मिला। तो +45 -30 इज इक्वल टू 10I, दिस विल गिव्स व्हाट 15 इक्वल टू 10I। और 15 इक्वल टू 10I, तो I की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 1.5 एम्पियर, क्योंकि आपको I की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव मिली है। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन कंसिडर की थी, जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो राइट थी। अगर हम उल्टी डायरेक्शन कंसिडर कर लेते तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है -1.5 एम्पियर आया था। तो इस तरह से आप केवीएल को यूज करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हमने ओपन लेडर का भी लिया है। यहाँ पर ओपन सर्किट हमने बना रखा है। हमें पता है कि ओपन सर्किट के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ वैलिड नहीं है, पर फिर भी हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए कोई रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 ले सकते हैं, या आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसको उतना पोटेंशियल आप कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक ओपन सर्किट बना रखा है, ये ए पॉइंट है, फिर इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ बैटरी जुड़ी हुई है, फिर ये पॉइंट कोई हमारे पास जंक्शन था, वहां से लैडर इधर आ जाती है, लैडर इधर चली जाती है। हमें VC और VB का पोटेंशियल बताना है अगर हम ए का पोटेंशियल 0 अज्यूम करके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है इफ पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज 0, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी एंड सी। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं। अब इसका पोटेंशियल अगर 0 है और यहाँ आपको करंट दे रखी है 5 एम्पियर, तो अगर 5 एम्पियर करंट दे रखी है तो 5 एम्पियर करंट जब 2 ओम के रेजिस्टर से पास होगी तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR, ये इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग वो 10 वोल्ट होगा। और करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है। क्योंकि हमें ए का पोटेंशियल 0 गिवन था, तो यहाँ आने पे 10 वोल्ट पोटेंशियल कम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो -10 वोल्ट होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। फिर हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से बाहर निकलते हैं तो इसके कंपेरिजन में इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट ज्यादा है, तो -10 + 20 विल गिव्स व्हाट +10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें +10 मिला। फिर आप देखें इस रजिस्टर की वैल्यू 5 ओम और यहाँ से करंट जा रही है 5 एम्पियर जो यहाँ से निकल के आई थी। 5
इंटू 5 विल गिव 25, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 25 होगा। इसका मतलब ये होगा, ये अगर 10 है तो इसके कंपेरिजन में इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट कम है। तो अगर ये 10 है और यहाँ 25 वोल्ट कम हो जाएगा तो ये मिलेगा -15 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल मिला -15 वोल्ट। अब अगर मैं इस वाली लेडर के अंदर मूव करता हूँ तो इधर 2 एम्पियर करंट शो की हुई है, तो डेफिनेटली इधर से आने वाली करंट 5 एम्पियर की, 2 इधर जाएगी तो इधर 3 एम्पियर करंट जाएगी। अब ये जो रजिस्टर है वो 2 ओम का रजिस्टर है और मैं वापस करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ। तो करंट की डायरेक्शन में मूव करने पर हमें IR को नेगेटिव लेना होता है। तो यहाँ 2 है, ये 2 है, तो IR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो -15 के कंपेरिजन में -4 वोल्ट और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19 वोल्ट। ये -19 वोल्ट, अब इसके कंपेरिजन में ये 15 वोल्ट ज्यादा है, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल हमें मिलेगा -19 + 15 विल गिव -4, तो ये हो जाएगा -4 वोल्ट, राइट। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, -4 वोल्ट। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने इस जंक्शन का पोटेंशियल -15 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया था, इसको 0 रेफरेंस मानते हुए। अब जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं -15, ये 3 एम्पियर करंट इधर मूव करती है, ये -15 है, हमें पता है कि ये जो वायर होता है प्लेन वायर वो इक्विपोटेंशियल वायर माना जाता है। तो आप देखेंगे सभी पॉइंट का पोटेंशियल 15 है, तो ये -15 है, तो ये -15 तो इसके कंपेरिजन में 10 वोल्ट ज्यादा होगा, तो -15 + 10 विल गिव व्हाट, -5 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल है वो -5 मिलेगा। अब -5 इधर 3 एम्पियर की करंट आती है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 9 होगा IR के अकॉर्डिंग। तो -5 के कंपेरिजन में ये माइनस और कम हो जाएगा 9 वोल्ट, तो -5 - 9 विल गिव व्हाट, -14 वोल्ट। तो हमें जो सी का पोटेंशियल मिलेगा वो VC इक्वल टू मिलेगा -14 वोल्ट। इस तरह से हम कंफर्टेबली इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्ट में इनका पोटेंशियल मिल गया। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम कंफर्टेबली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन आप देखिए जिसके अंदर हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी AIPMT के अंदर पूछा जा चुका है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी कि KVL के अकॉर्डिंग और KCL के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनी है, सिर्फ वो इक्वेशन लिखनी है। यहाँ आपको दे रखा है 2 सोर्स हैं, 10 वोल्ट के, 12 वोल्ट के, और 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, और 2 लूप बने हुए हैं। हमें इस लूप के अंदर जंक्शन के लिए एक तो लिखनी है KCL की इक्वेशन, और जो 2 लूप है उन दोनों लूप के लिए हमें KVL की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इस जंक्शन के लिए मैं लिखता हूँ KCL की इक्वेशन। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इधर आने वाली करंट I1 है, इधर से आने वाली करंट I2 है, इधर से आने वाली करंट I3 है। तो जंक्शन पे I2 और I3 इनकमिंग करंट से, इन दोनों का सम आउटगोइंग करंट I1 के बराबर होगा। तो I1 की वैल्यू मिलेगी I2 + I3, ये तो KCL की इक्वेशन हो गई फॉर द जंक्शन C। एग्जैक्टली वही इक्वेशन जंक्शन F के लिए भी होगी, क्योंकि I1 इधर से आती है और यहाँ से I2 और I3 मूव करती है। तो इस जंक्शन के लिए I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट है और I1 इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग का करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। तो चाहे जंक्शन C के लिए बात करें चाहे जंक्शन F के लिए बात करें, दोनों के लिए KCL की इक्वेशन सेम बनेगी। अब हम बात करते हैं लूप 1 के अंदर। इस लूप के अंदर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, ये लूप 1 है, स्टार्ट करूंगा A पॉइंट से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम A, B, C, F एंड A मुझे KVL की इक्वेशन लिखनी है। तो फ्रॉम KVL इन लूप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम A, B, C, F, A, राइट। तो क्योंकि मैं करंट जो है इस लूप के अंदर अगर मैं देखूंगा, इस ब्रांच के अंदर देखूंगा, तो करंट इस तरफ जा रही थी, तो यहाँ करंट इधर आ रही होगी। अब हम A से B पे चल रहे हैं तो हम करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं। जब हम करंट के अगेंस्ट चलेंगे तो IR की वैल्यू हमें पॉजिटिव लिखनी होती है। तो जब IR की वैल्यू में पॉजिटिव लिखूंगा तो यहाँ से यहाँ आने पर IR कितना होगा, 2I। सबसे पहले हमने लिखा 2I1, बेसिकली I1 था, तो ये 2I1 पॉजिटिव क्यों लिखा है, तो मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से आऊंगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, तो पोटेंशियल को क्या लिखूंगा मैं, -10। तो फिर यहाँ B से C आने पे मैंने -10 लिखा, तो 2I -10। फिर हम करंट के अगेंस्ट I2 के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो मैं IR की वैल्यू इसके लिए 4 ओम रजिस्टर के लिए IR जो होगा वो 4I2 होगा, क्योंकि करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, तो +4I2 लिखा और मैं वापस यहाँ होता हुआ A पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो तीनों का जो सम था वो 0 के इक्वल लिखा। इस तरह से हमने KVL की लूप 1 के अंदर इक्वेशन लिखी। अब हम इक्वेशन लिखते हैं सेकंड लूप के अंदर, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम KVL वी कैन राइट लूप इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट C, D, E, F, C। तो C, D, E, F, C में हमें लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम C। सबसे पहले मैं इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ, इसलिए मैंने -12 लिखा। फिर मैं करंट इस डायरेक्शन में आ रही थी, करंट के अगेंस्ट चल रहा हूँ, तो +8I3 लिखा। फिर मैं इस तरफ मूव हुआ, यहाँ से कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अब मैं करंट के डायरेक्शन में चलता हूँ, तो मैंने -4I2 लिखा, क्योंकि यहाँ का IR की वैल्यू -4I2 होगी, करंट की डायरेक्शन चल रहा है, नेगेटिव साइन इक्वल टू 0 कर दिया।
इस तरह से आपने केवीएल की इक्वेशंस दोनों लूप में लिखी, इनको सिंप्लीफाइड करके आप कैलकुलेट करके I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो अगर आपको कोई एक पॉइंट रेफरेंस पोटेंशियल दे दिया जाए तो ये केवीएल के कुछ एग्जांपल्स थे। फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से केसीएल और केवीएल को यूज करके हम अलग अलग तरह की सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इफेक्टिव कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी हम केवीएल और केसीएल का यूज करते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरह से उसको यूज करके और हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बैटरी या सेल की। सेल या बैटरी क्या होती है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, आप हमने डायग्राम बना रखा है। जो बड़ा वाला बार होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है, जो छोटा बार होता है वो नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल को शो करता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो पॉजिटिव बार है यानी ए जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जो बी पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये एक आइडियल सेल का डायग्राम बना हुआ है। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। नॉन आइडियल सेल जिसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in flowing a 1 coulomb charge from the lower potential end to the higher potential end of the battery। किसी भी बैटरी के थ्रू उसके लोअर पोटेंशियल एंड यानी लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड पर 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क बेसिकली ईएमएफ के बराबर होता है। अब हम यहाँ देखिए क्या करते हैं कि दो तरह के हमारे पास सोर्स होते हैं। एक होता है हमारा एनर्जी सप्लाइंग सोर्स, एक होता है एनर्जी कंज्यूमिंग सोर्स। ऐसे सोर्स है जिसके पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकल रही हो वो एनर्जी सप्लाइंग सोर्स होते हैं और बेसिकली इनको अपन डिस्चार्जिंग सोर्स भी बोलते हैं। अगर सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो डेफिनेटली एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर करंट जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही होती है और यहाँ अगर मैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसके ईएमएफ के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दी किरचॉफ लॉ। देखिए ये ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल मैंने वी ए लिखा है, इसको मैंने रेफरेंस पोटेंशियल मान लिया। फिर मैं करंट के अगेंस्ट जाऊंगा, तो जब मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलूंगा तो मैंने इसको माइनस ए लिखा। करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो यहाँ मैं प्लस आई आर लिखूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वीबी। को रीअरेंज करूंगा तो वी ए और ये वीबी है, वीबी को मैं एलएचएस में लेके जाऊंगा और माइनस ई और आई आर को आरएचएस में लेके आऊंगा तो माइनस ई प्लस हो जाएगा और आई आर नेगेटिव हो जाएगा तो वी ए माइनस वीबी मिलेगा ई माइनस आई आर। तो आप देख रहे हैं कि अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है यानी एनर्जी सप्लाइंग सोर्स की तरह काम कर रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होगा। ई इसका ईएमएफ है यानी आई आर कम होगा ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा केस है व्हेन सेल इज गेटिंग चार्ज या एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो या इसकी चार्जिंग हो रही हो। इन दैट सिचुएशन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। एग्जैक्टली जैसे हमने ये सोल्व किया वैसे हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई प्लस आई आर आएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमारा जो सेल है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा। देखिए अगर सेल को आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, पहले ये समझ लो शॉर्ट सर्किट होता क्या है। किसी भी एलिमेंट्स के टर्मिनल्स के बीच में अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दें, ऐसा वायर जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो बच्चों उसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। यहाँ आप देखिए कि हमने इसकी शॉर्ट सर्किटिंग की है तो इसके ए टर्मिनल्स के को बी टर्मिनल से डायरेक्टली किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टीपीडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है। अब हम लिखेंगे ई माइनस आई आर इक्वल टू 0 क्योंकि इसका अगर मान लीजिए एनर्जी सप्लाइंग सोर्स होता तो ऐसा मान लेते हैं कि एनर्जी सप्लाइंग सोर्स है सपोज ये, इसका जो टीपीडी है वो ई माइनस आई आर होगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर है तो आप देख पा रहे हैं कि ई माइनस आई आर की वैल्यू 0 हो चुकी है और क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, यहाँ से आई की वैल्यू ई अपॉन आर मिल गई है। क्या हो तो अगर हम ओपन सर्किट की बात करें, ओपन सर्किट का मतलब ये होगा जो हमारा बैटरी या सेल है उसके टर्मिनल्स के बीच में हमने कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं किया हुआ, दोनों टर्मिनल्स जो है वो ओपन है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे जिससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हमें पता है करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो ओपन सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रिलेशन है ई माइनस आई आर उसको हम देखेंगे तो ओपन सर्किट के अंदर बिकॉज ऑफ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो आई आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगी। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने देखेंगे, देखिए उसको फाइंड आउट टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ द केसेस। पहला केस जो है उस केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो सोर्स है
ये बेसिकली एनर्जी सप्लाइंग सोर्स की तरह काम कर रहा है, या कह सकते हैं यहाँ जो बैटरी वो डिस्चार्ज हो रही है, जबकि सेकंड केस के अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या हम कह सकते हैं बैटरी की चार्जिंग हो रही है। इस सिचुएशन के अंदर हमें इनका टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो उसका टीपीडी जो होता है वो ई माइनस आई आर से दिया जाता है, और बैटरी चार्ज हो तो उसका टीपीडी ई प्लस आई आर से दिया जाता है। दोनों केसेस के अंदर जो ईएमएफ है वो 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, और फ्लो होने वाली करंट 4 एम्पियर है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 1 थी, तो 20 माइनस 4 विल गिव व्हाट 16। यानी पहले केस का जो टीपीडी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 16 वोल्ट है। इन द सेकंड केस बिकॉज ऑफ यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या ये एक इसकी चार्जिंग हो रही है सोर्स की, तो यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ई प्लस आई आर होती है। ई इज 20 एंड आई आर इज व्हाट 4, that's why it will give 20 वोल्ट 24 वोल्ट। तो यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 24 वोल्ट के बराबर है। इस तरह से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल का कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम